आसाम एक ऐसी जगह है जहां पर 40 से भी ज़्यादा लैंग्वेज और इन्हें बोलने वाले ढेर सारे कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स हैं। पर सिर्फ कुछ ही आवाज़ें इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं जो इन सभी कम्युनिटीज़ और एथनिक ग्रुप्स को साथ में जोड़ के रख सकें। और उन्हीं कुछ चंद लोगों में से एक नाम था जुबिन गर्ग का, जिन्होंने अपने गानों से, अपनी बातों से आसाम जैसे डाइवर्स स्टेट को एक करके दिखाया था। वह सिर्फ एक आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि वह एक मूवमेंट थे, लोगों के दिल की आवाज़ थे। बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने रूट्स, अपने कल्चर को अपने आप से दूर नहीं होने दिया। उनका आउटस्पोकन नेचर और गलत चीज़ों के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, ये उनके कुछ हज़ारों रीजंस में से एक थे जो उन्हें इतना ज़्यादा लाइकेबल बनाते थे और जो उनको लोगों से और भी ज़्यादा भावुक करवाते थे। इसलिए जब अचानक 19वीं सितंबर को सिंगापुर से उनकी डेथ की न्यूज़ आई, तब लोगों के लिए इस बात पर भरोसा करना इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन ये दुख, ये डिसबिलीफ बहुत ही ज़्यादा जल्दी आउटरेज में तब्दील हो गया था जब जुबिन गर्ग के पीछे, मौत के पीछे का रीजन लोगों के सामने आया। क्योंकि लोगों का मानना है कि जुबिन गर्ग की जो मैनेजमेंट टीम है, उनकी नेग्लिजेंस ही उनकी मौत का कारण है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था 19 सितंबर के दिन जो जुबिन गर्ग की जान चली गई? एंड आखिर क्यों जुबिन गर्ग की वाइफ ने उनके सबसे करीबी दोस्त, उनके मैनेजर के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर करा है? इज इट रियली अ सिंपल डेथ, या फिर क्या इसके पीछे और भी ज्यादा राज छुपे हुए हैं? जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 में मेघालय में हुआ था। वो एक काफ़ी रेस्पेक्टेड और टैलेंटेड फैमिली का हिस्सा थे। जुबिंदा के फादर सिविल सर्विसेज में थे, लेकिन ड्यूटी पे न होने पर वह कपिल ठाकुर पेन नेम से लिरिक्स और पोएम भी लिखा करते थे। उनकी मॉम एक सिंगर थी और उनकी सिस्टर भी एक सिंगर और एक्ट्रेस थी। जुबिंदा को उनकी आवाज़ और क्रिएटिविटी विरासत में मिली। जब वह सिर्फ 3 साल के थे तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और उनकी मदर ही उनकी पहली टीचर थी। भले ही जुबिन गर्ग का जन्म मेघालय में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश आसाम में हुई थी, जिसके कारण उनके और आसाम के बीच में एक अलग सा ही अपनापन था। जुबिंदा ने कभी भी पढ़ाई को अपने पैशन से आगे नहीं रखा। उनकी फैमिली ने उनके पैशन को फुली सपोर्ट किया। हाई स्कूल तक पहुंचने तक उन्हें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आ चुका था। जुबिंदा आसामीज फोक सॉन्ग्स को मॉडर्न हिप हॉप के साथ ब्लेंड करके गाते थे, जिसे ओल्ड और यंग दोनों जनरेशन रिलेट कर पाती थी। उनके गानों में हमेशा एक रेबेलियस अंडरटोन हुआ करता था, जो सोशल कमेंट्री की तरह इस्तेमाल होता था। जब वह कॉलेज में बीएसएससी करने लगे, तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होने वाला था। उन्होंने अपना कॉलेज कोर्स ड्रॉप कर दिया और अपना फोकस पूरी तरीके से म्यूजिक करियर पर शिफ्ट कर दिया। यह एक रिस्की और बोल्ड मूव था। 1992 में उन्होंने एक यूथ फेस्टिवल में सोलो परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल जीता और इसी साल उन्होंने अपने म्यूजिक करियर का पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया। 1992 से 1995 के बीच उन्होंने और भी कई आसामी सॉन्ग्स एल्बम रिलीज किए थे और सारे के सारे एल्बम्स हिट थे। 1995 में वह आसाम से मुंबई चले गए और बॉलीवुड में काम करने लगे। जुबिंदा ने वहां पहली बार हिंदी में एल्बम्स रिलीज करे, जो कि अगेन काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। साल 2002 में उन्होंने गरिमा सैकिया जी से शादी कर ली थी। यह एक लव मैरिज थी। गरिमा जी उस वक्त मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और उन्हें आसाम की बहुत याद आती थी। मुश्किल समय में उन्हें जुबिंदा के गानों से कंफर्ट और होप मिला करता था, जिसके कारण वह उनसे प्यार करने लगी थी। उन्होंने जुबिंदा को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी फाइलिंग जाहिर करी। बाय प्योर लक जुबिंदा ने गरिमा जी के लेटर को पढ़ लिया और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। लेकिन जब गरिमा जी के फादर को उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चला, तब उन्होंने इस रिश्ते से
साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि जुबिंदा एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वहीं गरिमा एक नॉन ब्राह्मण फैमिली से आती थी। इस बीच जनवरी 2002 में उनकी सिस्टर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एक तरफ और उनकी जिंदगी का प्यार उनसे दूर जा रहा था, और दूसरी तरफ उनकी बहन अब उनके साथ नहीं थी। जुबिंदा डिप्रेशन तक में चले गए थे। सारे ऑड्स के अगेंस्ट 4 फरवरी 2002 को उन्होंने अपनी पार्टनर गरिमा जी के साथ शादी करी। ये शादी उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि गरिमा जी हमेशा से उनके हर माइलस्टोन और हर फेलियर में उनके साथ देती आई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म तुम ही मोर माथु मोर से की। वे आसामीज और हिंदी के साथ साथ बंगाली सॉन्ग्स भी कंपोज करने लगे और एक मल्टीकल्चरल सेलिब्रिटी बन चुके थे। लेकिन ये सिर्फ उनके गाने नहीं थे जिनकी वजह से लोग उनसे जुनून से प्यार करते थे। वो चैरिटी और गिविंग बैक टू कम्युनिटी जैसे फिलॉसफीज में बिलीव करते थे। जुबिंदा को एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक आइकॉन, एक लिविंग लेजेंड की तरह देखा जाता था। फर्स्ट फॉरवर्ड टू 2025। जुबिंदा 52 ईयर्स ओल्ड थे, पर उनमें अभी भी वैसी ही जवानी और स्वैग था। उन्होंने मुंबई छोड़ दिया था और परमानेंटली आसाम में ही रहने आ गए थे। वो सिंगापुर में हो रहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे, जहां वो हमारे देश के डिफरेंट कल्चर्स को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये फेस्टिवल 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक चलने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्सर्ट के पहले दिन ही उनकी टीम को यह कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जुबिंदा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। 19 सितंबर को जुबिंदा अपनी टीम के साथ एक यॉट ट्रिप पर गए थे। एक सूटेबल और सेफ स्पॉट पर पहुंचने के बाद सबने अपने लाइफ जैकेट्स पहने और पानी में स्विमिंग के लिए कूद गए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने पहले लाइफ जैकेट पहना था, पर बाद में एक सोलो स्विम के दौरान उन्होंने वह निकाल दिया था। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि उन्होंने लाइफ जैकेट ओवरसाइज होने की वजह से क्रू से कंप्लेंट करी थी, और क्रू की एडवाइस देने के बावजूद भी उन्होंने यह हटा दिया था। अचानक से ये रिलैक्स्ड माहौल पैनिक में बदल गया था। जुबिंदा के दोस्त शेखर गोस्वामी ने उन्हें पानी में पड़ा हुआ देखा। वह बिना कोई मूवमेंट करे बस पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। उनका मुंह पानी के अंदर था। जब शेखर ने जुबिंदा को पलटा तो उन्होंने नोटिस करा कि उनके मुंह से वाइट कलर का लिक्विड आ रहा था। उन्होंने तुरंत हेल्प बुलाई और जुबिंदा को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। जुबिंदा की मौत पानी में डूबने की वजह से हो चुकी थी। सिंगापुर से जुबिंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें डेथ का रीजन ड्राउनिंग ही बताया गया था, पर लोगों ने इस रीजन को सीधा रिजेक्ट कर दिया था। जुबिंदा की बॉडी को वापस आसाम लाया गया और वहां दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। जुबिंदा की मौत को लेकर कई लोगों ने उनके मैनेजर, फ्रेंड और इवेंट ऑर्गेनाइजर पर FIR फाइल करवा दी, क्योंकि लोग उनसे नेग्लिजेंस और फॉल प्ले सस्पेक्ट कर रहे थे। यहां तक कि आसाम के CM हेमंता बिस्व शर्मा जुबिंदा के फैमिली के सपोर्ट में आए और 10 मेंबर की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जो जुबिंदा के डेथ को अभी भी थॉरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जुबिंदा को 23 सितंबर को फुल स्टेट ऑनर्स के साथ गुवाहाटी के कामाकुर्ची में क्रिमेट करा दिया गया था। मैनेजर, फ्रेंड और इवेंट ऑर्गेनाइजर से लोग इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि उन्हें जुबिंदा के लास्ट राइट्स भी अटेंड नहीं करने दिए गए थे। जुबिंदा की वाइफ गरिमा जी ने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि वह पेशेंस रखें और सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। लोग इस बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज इट इज वेल नोन बाय पीपल कि जुबिंदा को सीजर्स आया करते थे। इनफैक्ट 2020 में भी उन्हें एक काफी मेजर अटैक आया था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। सो इट इज पॉसिबल कि मे बी जब वो पानी में उतरे हों स्विम करने के लिए, तब उन्हें पानी के प्रेशर की वजह से सीजर आया हो, जिसके कारण उन्होंने अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया और वह डूब गए। एंड इफ दिस इज ट्रू, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जुबिंदा के फ्रेंड,
उनके मैनेजर और उनके इवेंट ऑर्गेनाइजर इस चीज़ का ध्यान रखते तो शायद उनकी डेथ नहीं होती। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। जब पुलिस जुबिंदा के मैनेजर के घर को रेड कर रहे थे, तब लोगों ने उसके घर और इवन पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी थी। पुलिस ने सबसे पहले जुबिंदा के फ्रेंड शेखर गोस्वामी को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया था। मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पे जो रेड्स किए थे उसमें उनका कोई भी अता पता नहीं था, और श्याम कनु महंता के घर से रेड में ऐसी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं जिससे पुलिस ने उनके ऊपर एक नया ही केस शुरू कर दिया है। महंता पर मनी लॉन्ड्रिंग और बेनाम प्रॉपर्टी एलिगेशन का फ्रेश प्रोब चल रहा है। सीएम हेमंता शर्मा ने श्याम कनु को फ्यूचर में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया है। इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट 28 सितंबर को आया, जब जुबिंदा की वाइफ और उनकी फैमिली ने उनके मैनेजर सिद्धार्थ और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू महंता और बाकी जितने भी लोग जुबिंदा के साथ मौजूद थे वहां, उन सबके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाई। 5 अक्टूबर को जुबिंदा का बैंड मेंबर शेखर गोस्वामी ने बताया कि जुबिन गर्ग की डेथ सीजर या ड्राउनिंग से नहीं बल्कि पॉइजनिंग के कारण हुई है। इस पॉइजनिंग को कॉन्स्पायर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके ही मैनेजर सिद्धार्थ और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू है। शेखर ने यह भी बताया है कि जुबिन एक काफी अच्छे स्विमर थे, सो चांसेस ऑफ हिम ड्राउनिंग आर नियर जीरो। सिद्धार्थ पूरे ट्रिप में जुबिन के साथ ही था और काफी सस्पिशियसली बिहेव कर रहा था। जब जुबिन डूब रहे थे तब सिद्धार्थ को जाबो दे विच मीन्स लेट हिम गो चिल्लाते हुए सुना गया था। जब उनके मुंह से वाइट फ्रॉथ आ रहा था तब भी सिद्धार्थ ने उसे यह कहकर डिसमिस कर दिया था कि ये तो बस एसिड रिफ्लक्स है। श्याम कन्नू ने भी यार्ड में मौजूद सभी लोगों को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया था कि वहां के वीडियोस बाहर नहीं जाने चाहिए। इन डिटेल्स के बेसिस पर अभी श्याम कन्नू, सिद्धार्थ और जुबिन के बैंड मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। ऑल आसाम्स लॉयर एसोसिएट ने किसी भी अक्यूज्ड को केस लेने के लिए साफ मना कर दिया है। सीएम हेमंता शर्मा ने अश्योर किया है कि अगर स्पेशल टीम फेल होती है तो यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। एंड विद दैट ये केस अभी भी ऑनगोइंग है। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है